नमस्कार साथियों। साइंस अपना जो कहना जो चल रहा था क्या, कोशिका। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्या, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। तो देखो जरा कोशिका के बारे में क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका के अंदर, वो है क्या, कोशिका विभाजन या फिर कहें क्या, सेल डिवीजन का। तो ये जो सेल डिवीजन है एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे किसको, कोशिका विभाजन को, ठीक है। पेपर की दृष्टि से उपयोगी है, आप हर बात को ध्यान से सुने, ठीक। तो देखो जरा सबसे पहले अगर हम ये जाने कि कोशिका विभाजन क्या है, तो देखो हमारे जीवन में हमने ये देखा है कि गुणसूत्र जो होते हैं या अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो एक समान, क्या नाम से, समान मात्रा में क्या होते हैं, आगे क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी चोट, कोई भी खरोंच अगर आ जाती है, अगर कोई टिश्यू ऊतक अगर क्या नाम से डैमेज हो जाता है, तो वो ऊतक रिकवर कैसे हो जाता है ना, वो ऊतक के रिकवर होने के पीछे का कारण क्या है, तो ये बात है। दूसरा हमारे गुणसूत्रों का स्थानांतरण जो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, पीछे इसके कारण क्या है, ठीक है। कोशिकीय जीवों को लेकर चले, जैसे मल्टी सेल्यूलर, अगर जैसे हम और आप लोग और प्लांट्स अगर इनको लेके चले तो यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर दो होते हैं। अगर हम यूनिसेल्यूलर को लेके चले तो उसमें देखते हैं कि एक अंडा होता है शुरुआत में गर्भ में, और वो अंडा विकसित होते 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 चाहे वो शैवाल क्यों ना हो, और शैवाल से लेकर व्हेल मछली क्यों ना हो, वहां तक इनकी शुरुआत कैसे होती है, एक कैसे होती है, अंडा से होती है। फिर वो अंडा केवल एक कार्य के धीरे 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 लाखों करोड़ों क्या बन जाती है, कोशिकाएं बन जाती हैं, और एक हाथी, एक व्हेल, एक शैवाल, ठीक है, और एक हम जैसे क्या नाम से प्राणी या जीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये कैसे होता है, इन सब के पीछे जो बात है, इन सब के पीछे का जो कारण है वो क्या है, वो है क्या, कोशिका विभाजन। कोशिका अगर विभाजित नहीं होती तो ये सारी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं नहीं होती, संपादित नहीं होती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है, तो हम कहेंगे कि कोशिका विभाजन वो एक जैविक प्रक्रिया है, कैसी, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कोशिका विभाजन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक सेल, एक कोशिका दो क्या नाम से पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, या फिर हम यूं कहें कि एक जो सेल होगी, एक कोशिका होगी, और ये एक कोशिका क्या करेगी, दो कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण कर देगी। तो ये वाली जो होगी ये कहलाएगी क्या, पुत्री कोशिकाएं। ये क्या कहलाएगी, पुत्री, ये क्या कहलाएगी, पुत्री, और ये क्या हो जाएगी, मातृ कोशिका। तो कहने का मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक कोशिका ने जो दो कोशिकाओं को या दो से ज्यादा कोशिकाओं को जन्म देगी, वही क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ, तो कोशिका विभाजन का मतलब हुआ एक मात्र कोशिका का दो कार्य बदल जाना, पुत्री कोशिकाओं को जन्म दे देना या उसमें बदल जाना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। अब इसको जरा हम विस्तार से समझते हैं। ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब देखो जरा कोशिका विभाजन में हमें ये पता है कि हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि 1839 और 38 के बीच, 1838 और 1839 के बीच दो लोग थे, एक का नाम था क्या, स्लाइडे, और एक का नाम था क्या, स्वान। उन लोगों ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, मतलब सेल थ्योरी उन लोगों ने दी थी। तो वो जो सेल थ्योरी दी थी, या हम कहें कि उन लोगों ने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत क्या है, असफल सिद्धांत माना जाता है, अपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब आप कहोगे अपूर्ण क्यों माना जाता है, तो अपूर्ण इसलिए हालांकि उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, आप पिछली वीडियो में उसको देख सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को अपूर्ण सिद्धांत माना जाता है क्योंकि उसमें एक तथ्य शामिल नहीं था। और वो क्या शामिल नहीं था, वो ये शामिल नहीं था कि प्रत्येक जो नवीन कोशिका होती है, ठीक है, प्रत्येक जो नवीन कोशिका होती है वो अपनी पहले से मौजूद कोशिकाओं से क्या होती है, निर्मित होती है। मतलब ये कि एक तथ्य इसमें शामिल नहीं था, वो क्या, कि जो प्रत्येक नवीन कोशिका है, प्रत्येक
नवीन जो कोशिका है, ये प्रत्येक नवीन कोशिका उपस्थित, या फिर हम कहेंगे पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक, तो देखो जरा, कोशिकाओं से निर्मित होती है क्या? प्रत्येक नवीन कोशिका। ये वाला तथ्य नहीं था जिसमें कोशिका के स्लाइडिंग ओस्मान के सिद्धांत में, और ये जो तथ्य देने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? रोडोल्फ विर्चाउ। तो देखो जरा, रोडोल्फ विर्चाउ ने ये तथ्य दिया। ठीक है, तो आप इस बात को समझना जरा कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि उनका जो सिद्धांत था वो असफल या अपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कारण ये है कि उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो नवीन कोशिका है, ये नवीन कोशिका कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये इसने बताया कि पूर्वस्थित कोशिकाओं से क्या होती है? निर्मित होती है। ये बात किसने कही? रोडोल्फ विर्चाउ ने। और ये बात रोडोल्फ विर्चाउ ने कब कही? 1855 में कही। तो 1855 में रोडोल्फ विर्चाउ ने ये कहा, और इसी से ये स्पष्ट होता है कि कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। इसीलिए कोशिका विभाजन से एक शब्द जुड़ जाता है, एक व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, किसका? रोडोल्फ विर्चाउ का। और ये जो रोडोल्फ विर्चाउ है, ये रोडोल्फ विर्चाउ के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो कोशिका विभाजन देखा, किसने देखा? रोडोल्फ विर्चाउ ने देखा। सबसे पहले जो कोशिका विभाजन देखा वो किसने देखा? रोडोल्फ विर्चाउ ने देखा। तो यहां पर एक नाम जुड़ जाता है, क्या? रोडोल्फ विर्चाउ। क्या नाम जुड़ जाता है? रोडोल्फ विर्चाउ। ठीक, तो देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका विभाजन किसने देखा, तो किसने देखा? रोडोल्फ विर्चाउ ने देखा, क्योंकि इसने ये स्पष्ट किया कि नवीन कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक, अब देखो जरा, ये जो कोशिका विभाजन है, इस कोशिका विभाजन के बारे में हमने ये समझ लिया कि कोशिका विभाजन क्या है। तो इस कोशिका विभाजन की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता की अगर हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि कोशिका विभाजन की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, उपयोगिता की अगर हम चर्चा करें तो देखो, पहली उपयोगिता क्या है कि इसमें अगर ये जो कोशिका विभाजन है, इसी कोशिका विभाजन के माध्यम से क्या होता है कि प्रत्येक जीव क्या करता है? प्रत्येक जीव अपनी क्या करता है? वृद्धि करता है। प्रत्येक जीव क्या करता है? अपनी वृद्धि करता है। अब आप कहोगे प्रत्येक जीव अपनी वृद्धि करता है कैसे? तो अभी मैंने बताया कि हम लोग एक जो युग्मनज होता है, युग्मनज है, हमारी उत्पत्ति एक युग्मनज से होती है। मतलब जब गर्भावस्था होती है तब एक अंडा अवस्था होती है। इस अंडा को युग्मनज कहते हैं। और ये जो युग्मनज है, इसी युग्मनज में क्या होता है? डिवीजन होता रहता है, कोशिका विभाजित होती रहती है। एक कोशिका 2 में बदलती है या 4 में बदलती है। इस तरीके से क्या होता है? कोशिकाएं क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। तो ये जो कोशिकाओं में डिवीजन है, इस तरीके से कई कोशिकाएं क्या होती है? एक ऊतक बनाती है। वृद्धि कैसे हो रही है? कई कोशिकाएं जब मिलेगी, जैसे एक ये क्या है? ये एक कोशिका है, ये एक क्या है? कोशिका है। अब क्या होगा? ये जो एक कोशिका है कई तरीके से डिवाइड हो जाएगी, एक जैसी कोशिकाएं मिल जाएंगी, तो ये क्या बना देगी? ऊतक बना देगी। ये क्या बना देगी? ऊतक बना देगी। जब कई ऊतक मिल जाएंगे, तो कई ऊतक मिलकर क्या बना देंगे? एक अंग बना देंगे। और जब कई अंग मिल जाएंगे तो कई अंग मिलकर क्या बना देंगे? शरीर बना देंगे। कई अंग मिलकर क्या बना देंगे? एक शरीर बना देंगे, बॉडी का निर्माण कर देंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिका विभाजन है, इसी कोशिका विभाजन के माध्यम से क्या होता है? प्रत्येक जीव अपनी क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ये एक उपयोगी है काय के लिए? शरीर के विकास के लिए क्या है? उपयोगी है। क्या? कोशिका विभाजन। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट देखो, दूसरा
दूसरा फैक्ट क्या है, कोशिका विभाजन के कारण ही, कोशिका विभाजन के कारण ही क्या बनी रहती है, जैविकीय समानता, जैविकीय समानता एवं विभिन्नता इसी के कारण बनी हुई रहती है। जैविकीय समानता और जैविकीय विभिन्नता जो होती है वो किसके कारण होती है, कोशिका विभाजन के कारण होती है। अब आप कहोगे कि समानता और विभिन्नता कैसी, समान को जन्म दे रहा है, आगे अपन पढ़ेंगे। गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है, किसमें कितने गुणसूत्र रहना है, मच्छर में कितने रहना है, आलू में कितने रहना है, पुरुषों में कितने रहना है, मतलब मानव जाति में कितने रहना है, ठीक है, हाथी में कितने हैं, क्या नाम से घोड़े में कितने हैं, तो सब में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। तो जब गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है तो गुणसूत्रों का स्थानांतरण समान मात्रा में होता है, इस वजह से क्या होती है, समानता बनी रहती है। और अगर कोई दूसरी प्रजाति है तो उसमें उसी की प्रजाति के हिसाब से गुणसूत्र होंगे। तो जैविकीय समानता और भिन्नता बनाए रखने के लिए भी क्या होती है, कोशिका विभाजन जरूरी होता है। अगली बात देखो, ऊतकों के जो ऊतक होते हैं, ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए, या फिर हम कहेंगे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी क्या होते हैं, ऊतकों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक है क्या, कोशिका विभाजन। ठीक है, जैसे हम ये करेंगे, घाव भरने के लिए, घाव के भरने के लिए जरूरी है क्या, कोशिका विभाजन। घाव के भरने के लिए जरूरी है क्या, कोशिका विभाजन। हमने देखा कि शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वो चोट लगती है तो धीरे धीरे वहां पे क्या हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है। और रिपेयर क्यों हो जाता है, क्योंकि कोशिका क्या करती है, डिवीजन करती है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से, ये बस उपयोगिता इसकी देख रहे हैं केवल। तो घाव को भरने के लिए भी क्या होता है, कोशिका विभाजन जरूरी होता है। घाव को भरने के लिए कोशिका विभाजन क्या होता है, जरूरी होता है। अगला देखो, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थों में अगर देखें हम तो अनुवांशिक पदार्थों में जैसे डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। इसी के अंदर अगर हम देखें तो गुणसूत्र है, ठीक है, जो गुणसूत्र है। तो अनुवांशिक जो पदार्थ है, डीएनए और गुणसूत्र जैसे जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होता है, वो स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, वो स्थानांतरण होता है किसकी वजह से, कोशिका विभाजन की वजह से। ठीक है, वो किस वजह से होता है, कोशिका विभाजन की वजह से होता है। अगली बात, शरीर में सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं का, सभी जैविक क्रियाओं का क्या है, ये उन सभी जैविक क्रियाओं में से एक क्या है, जैविक क्रिया है क्या करना, विकसित करना। अगली बात, जीवों में जनन होता है। जीवों में हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में जनन की जो क्रिया है, प्रजनन की जो क्रिया है, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, वो भी किस वजह से होती है, कोशिका विभाजन की वजह से होती है। तो देखो जरा, कोशिका विभाजन की वजह से एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि जैसे शुरुआत में जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत तो क्या होती है कि पहले एक अंडा होगा और फिर अंडे में क्या होगा, डिवीजन होता रहेगा, तो शरीर का क्या नाम से विकास होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जो जीव है, जैसे एक कोशिकीय जीवों की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, प्लाज्मोडियम है, इनमें जो क्या नाम से जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है, वो किससे होता है, कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिका विभाजन की क्या है, उपयोगिता है। तो ये कोशिका विभाजन की क्या है, उपयोगिता है। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे देखो जरा, ये जो कोशिका विभाजन है, ये कोशिका विभाजन एक चरण है। ये कोशिका विभाजन क्या है, एक चरण है काय का, कोशिका चक्र का। ठीक है, तो देखो जरा, कोशिका विभाजन एक चरण है, एक चरण है किसका,
कोशिका चक्र का। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या है? एक चरण है किसका? कोशिका चक्र का। तो यहां पर एक शब्द और आ गया कोशिका चक्र या फिर सेल साइकिल जिसको कहते हैं। तो सेल साइकिल का पार्ट है क्या? कोशिका विभाजन, या हम कहेंगे सेल साइकिल का एक क्या है? चरण है क्या? कोशिका विभाजन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले कोशिका चक्र को समझना होगा, तब हम क्या करेंगे? कोशिका के विभाजन को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो जरा कोशिका चक्र, तो फिर से एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि कोशिका चक्र क्या है? तो कोशिका चक्र का मतलब ये कि एक कोशिका अपने निर्माण से, मान के चलो ये कोशिका निर्मित हो गई है, अपने निर्माण से लेकर दो उत्तरी कोशिकाओं के क्या तक निर्माण तक। ठीक है, या फिर हम कहें कि अपने विभाजन होने तक क्या करती है? कई जैविक क्रियाओं को क्या करती है? दोहराती है। वही जैविक क्रिया जिसमें दोहराती है उसी को बोला जाता है क्या? सेल साइकिल। मतलब ये हुआ कोशिका चक्र का मतलब क्या हुआ कि एक कोशिका अपने निर्माण से, यानी अपने शैशव काल में जो निर्मित हो गई है, तो अपने निर्माण काल से लेकर विभाजन तक, ठीक है, विभाजन तक अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाओं को क्या करती है? दोहराती है। जिस चक्र के अंदर, वही चक्र क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। इसमें कोशिका के जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाओं का क्या होता है? संपादन होता है। ठीक, तो देखो जरा अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि कोशिका विभाजन क्या है। ठीक है, सॉरी, कोशिका चक्र क्या है। तो देखो जरा कोशिका चक्र को समझेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे? कोशिका विभाजन को समझेंगे। तो देखो कोशिका चक्र को समझ रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो जरा ये कोशिका चक्र है। तो देखो जरा ये है क्या? कोशिका चक्र। तो ये एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, एक ये है कोशिका, एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है। ठीक, तो देखो जरा इसको बोलते हैं क्या? कोशिका चक्र। और जो ये कोशिका चक्र है, इस कोशिका चक्र को दो भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। एक को कहा जाता है क्या? मध्यावस्था। एक को क्या कहा जाता है? मध्यावस्था। ठीक, एक को क्या कहा जाता है? मध्यावस्था। और एक को क्या कहा जाता है? विभाजनावस्था। क्या? विभाजनावस्था। मतलब कोशिका का जो चक्र है, या फिर हम कहें कि सेल क्या नाम से साइकिल है, उस सेल साइकिल को क्या किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मध्यावस्था और एक क्या? विभाजनावस्था। जो मध्यावस्था है इसको कहा जाता है क्या? इंटरफेज। और इसको कहा जाता है एम फेज या फिर माइटोटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, तो जो सेल चक्र है, या हम कहें कि जो सेल साइकिल है, उसकी दो अवस्थाएं, एक मध्यावस्था और एक क्या है? विभाजनावस्था। तो ये, और इसके बाद तो देखो जरा यहां से लेके यहां तक का जो दिख रहा है हमें, ये वाला, इसको हम कहेंगे क्या? कि ये है क्या? मध्यावस्था। यहां से लेके यहां तक ये क्या है? मध्यावस्था है। क्या है? इंटरफेज है ये। ठीक है, और ये क्या है? माइटोटिक फेज है। क्या? माइटोटिक फेज। ठीक, तो दो भागों में इसको बांटा है, एक को क्या है? माइटोटिक फेज या और एक इंटरफेज। तो यहां से लेके यहां तक की जो अवस्था है, ये हो गई आपकी क्या? इंटरफेज, या फिर इसको कहेंगे क्या? मध्यावस्था। और यहां से लेके यहां तक जो है, इसको कहेंगे क्या? तो इसको कहेंगे क्या? माइटोटिक फेज, या फिर क्या कहेंगे? विभाजन अवस्था। ठीक, अब देखो जरा ये जो मध्यावस्था है, इस मध्यावस्था के कितने भाग हैं? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है जीवन फेज, एक को कहा जाता है एस फेज, और एक को कहा जाता है क्या? G2 फेज। जो एफ फेज है, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व संश्लेषणावस्था, इसको कहा जाता है संश्लेषणावस्था, और इसको कहा जाता है पश्च संश्लेषणात्मक अवस्था। तो या तो ये बोलो कि पूर्व संश्लेषणात्मक
अवस्था है ये, ठीक है। और ये क्या है, संश्लेषणावस्था है, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट संश्लेषणावस्था है, ठीक। तो देखो जरा, इसमें क्या है, जो मध्यावस्था है, जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज को 3 भागों में बांटा गया है। एक जीवन, जिसको पूर्व संश्लेषणावस्था कहते हैं या गैप 1 कहते हैं, इसको एफ या सिंथेटिक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, संश्लेषणावस्था कहते हैं। एक है क्या, G2 फेज, इसको क्या बोलते हैं, या तो गैप 2 बोलते हैं या फर्स्ट संश्लेषणावस्था बोलते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर हम अगर इन तीनों को देखें, और हाँ, इनको नाम देने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, इसको इंटरफेस को, उनका नाम है, एक का नाम है हार्वर्ड, एक का नाम क्या है, हार्वर्ड, और एक का नाम है क्या, पेल्क, ठीक। तो इन दोनों ने, पेल्क ने और किसने, हार्वर्ड ने क्या किया, इंटरफेस को 3 भागों में बांटा, एक G1, एक F और एक क्या, G2। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो जरा, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये फेज हमें देखने को मिलेंगे। मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो हम देखेंगे तो ये आपका फेज हो गया क्या, G1 फेज, या फिर इसको क्या कहोगे आप, गैप 1 फेज, या फिर कहोगे पूर्व संश्लेषणात्मक यानी प्री सिंथेटिक, क्या बोलोगे, प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है। इसको बोलोगे क्या, सिंथेटिक फेज, इसको क्या बोलोगे, सिंथेटिक फेज, और इसको क्या बोलोगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो ये प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज का मतलब क्या होगा, G1, इसका सिंथेटिक का क्या मतलब हुआ, S, और पोस्ट का क्या मतलब हुआ, तो पोस्ट का मतलब हुआ G2, ठीक है। पोस्ट का क्या मतलब हुआ, G2। अब ये जो विभाजन अवस्था है, ये जो विभाजन अवस्था है, इस विभाजन अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो अवस्था जिसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन जिसमें होता है, एक तो वो अवस्था है, और एक वो है जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है। तो 2 भागों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है विभाजन अवस्था को। तो हम देख लेते हैं कैसे। तो देखो जरा, ये जो 2 भाग हैं, ये 2 भाग हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक। तो देखो जरा, ये 2 भागों को हम देख रहे हैं, तो देखो ये 2 भाग हैं। इन 2 भागों में, तो देखो ये 2 भाग कैसे हैं, तो यहां पर अब देखो, एक सबसे पहले क्या है, केंद्रक का विभाजन, जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है उसको कहा जाता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और जिसमें कोशिका का विभाजन होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो देखो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो 2 भागों में बांटा गया है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो देखो जरा, जो कैरियोकाइनेसिस है, वो कैरियोकाइनेसिस क्या है, यहां से लेके यहां तक मान लिया कि ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके देखो ये पूरी अवस्था तो क्या है, माइटोटिक फेज है। लेकिन माइटोटिक फेज को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, एक कैरियोकाइनेसिस और एक क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब केंद्र, काइनेसिस का मतलब विभाजन, जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियो का काइनेसिस होता है, कैरियो का विभाजन होता है, उसको कहा जाता है क्या, केंद्रक विभाजन अवस्था। और जिसमें साइटो मतलब कोशिका, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का, जिसमें क्या नाम से विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस उसको कहते हैं। तो देखो जरा, इसमें एक आगे क्या, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये मैंने जितना मिटा दिया है, इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जो अवस्था है, इसको कहा जाता है क्या, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। और ये यहां से लेके यहां तक की जो अवस्था है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहा जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो देखो जरा, ये कैरियोकाइनेसिस है ये, और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का भाग है एम फेज का।
अब देखो इसके बाद ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस को क्या किया जाता है, चार उपावस्थाओं में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है, प्रोफेज। एक को क्या कहा जाता है, प्रोफेज, ठीक है। एक को कहा जाता है क्या, मेटाफेज। एक को क्या कहा जाता है, मेटाफेज। एक को क्या कहा जाता है, एनाफेज, और एक को क्या कहा जाता है, टेलोफेज। तो चार अवस्थाएं हैं इसकी कैरियोकाइनेसिस की, मतलब चार अवस्थाओं में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहां पर अगर हम इन चार अवस्थाओं को देखें तो ये चार अवस्थाओं को कुछ इस तरीके से 1 2 देखो जरा, ये चार अवस्थाओं में हमने क्या किया, इनको बांट दिया, ठीक। तो देखो पहली जो अवस्था है हमने कहा कि कैरियोकाइनेसिस है, और ये कैरियोकाइनेसिस चार अवस्थाओं में बटी है। तो देखो एक को तो कहा गया क्या, एक को तो क्या कहा गया, प्रोफेज, ठीक है। एक को क्या कहा गया, प्रोफेज। दूसरे को क्या कहा गया, मेटाफेज, क्या कहा गया, मेटाफेज। तीसरे को क्या कहा गया, एनाफेज, ठीक है। तीसरे को क्या कहा गया, एनाफेज, और चौथे को क्या कहा गया है, टीलोफेज, ठीक। तो देखो जरा, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, और क्या हो गया, टीलोफेज हो गया। तो ये कैरियोकाइनेसिस की अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक ये है क्या, ये है क्या, साइटोकाइनेसिस, ये है क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो देखो जरा यहां से अब देखो अब क्या होगा, तब जाके क्या होता है, कोशिका का डिवीजन हुआ है। ये क्या है, ये डॉटर सेल है, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल है, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन कितना चरण है, और ये पूरा क्या है, सेल साइकिल है। यहां पर मेरा बताने का उद्देश्य इतना था कि कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन एक कोशिका चक्र का या सेल साइकिल का क्या है, एक चरण है। ये चरण आप देखो जरा, यहां से लेके यहां तक सबसे लंबी अवस्था दिख रही है क्या, मतलब ये अगर ये पूछा जाए कि कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, कोशिका, या फिर हम कहें कि सेल साइकिल की कोशिका चक्र की सबसे ये क्या है, बड़ी अवस्था है, सबसे बड़ी क्या है, अवस्था है, जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मतलब मान लो इसमें 90 से लेके 95% टाइम लगता है इसके अंदर, इंटरफेज के अंदर। और जो कैरियोकाइनेसिस है, ये 5 से लेके 10% में इतने समय में क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये पूछा जाए कि सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा है, तो हम कहेंगे इंटरफेज। आप देखो यहां से इंटरफेज स्टार्ट हुआ है, तो कहां तक गया है, यहां तक इंटरफेज आया है। और जो कैरियोकाइनेसिस की जो एम फेज की बात है या माइटोटिक फेज की बात है, वो माइटोटिक फेज कहां तक आया है, यहां तक आया है। और यहां से फिर क्या हो गई है, कोशिका दो भागों में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। कोशिका दो भागों में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो देखो ये दोनों डॉटर सेल हैं, इनको मैंने नाम दे दिया है डॉटर सेल 1, और इसको नाम दे दिया डॉटर सेल 2, डॉटर सेल 2। तो ये जो विभाजन है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस G1 को, S को, G2 को समझ लें, ठीक है। मैं दोबारा रिकॉल किए देता हूं, ठीक है, शुरू करने से पहले कि कोशिका विभाजन को हमें पढ़ना है, कोशिका विभाजन को समझना है। कोशिका विभाजन रॉडोल्फ विर्चाउ ने देखा, कैसे देखा इसकी चर्चा हमने इससे पहले कर ली है। कोशिका विभाजन की उपयोगिता क्या है, तो ये क्या है, कोशिका विभाजन की उपयोगिता है। कोशिका विभाजन एक चरण है किसका, कोशिका चक्र का या सेल साइकिल का। ये जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल दो भागों में डिवाइड है। एक को कहा जाता है मध्यावस्था, एक को कहा जाता है विभाजनावस्था। जो मध्यावस्था है उसको इंटरफेज कहते हैं, जो विभाजनावस्था है उसको माइटोटिक फेज कहते हैं। जो मध्यावस्था है, मध्यावस्था को हॉवर्ड और एरिक इन दो ने क्या किया था, 3 भागों में बांटा, एक G1, एक S और एक G2। G1 को गैप 1 कहते हैं या पूर्व संश्लेषणावस्था कहते हैं। S को संश्लेषणावस्था कहते हैं या सिंथेटिक फेज कहते हैं। G2 को फर्स्ट संश्लेषणावस्था या फिर क्या कहते हैं, गैप 2 या G2 फेज कहते हैं, ठीक है। फिर विभाजन जो अवस्था है इसको दो भागों में बांटा है। एक तो वो जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन उसको कहा गया कैरियोकाइनेसिस, और ये क्या कहा गया है आपका, क्या नाम से, क्या कहा गया है,
साइटोकाइनेसिस। हाँ, यहाँ भी एक नाम जुड़ा है क्या, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है, इस कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में विभाजन हो रहा है किसका, क्या नाम से, कोशिका द्रव्य का, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य का यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो नाम दिया ये किसने दिया, व्हाइटमैन ने क्या दिया, ये नाम दिया, ठीक है। चलो इसकी चर्चा आगे करेंगे अपन, ठीक। तो देखो जरा यहां पर ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं हम कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है। अब आप देखो जरा, ये जो पूरी कोशिका का चक्र है, इस पूरे कोशिका चक्र में हमें एक बात समझना है कि कोई भी कोशिका अगर डिवाइड होगी, कोई भी कोशिका अगर डिवाइड होगी, G1 एक S और एक G2, G1 को गैप 1 कहते हैं या पूर्व संश्लेषणावस्था कहते हैं, S को संश्लेषणावस्था कहते हैं या सिंथेटिक फेज कहते हैं, G2 को फर्स्ट संश्लेषणावस्था या फिर क्या कहते हैं, गैप 2 या G2 फेज कहते हैं, ठीक है। फिर विभाजन जो होता है इसको दो भागों में बांटा है, एक तो वो जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन उसको कहा गया कैरियोकाइनेसिस, और ये क्या कहा गया है आपका, क्या नाम से, क्या कहा गया है, साइटोकाइनेसिस। हाँ, यहाँ भी एक नाम जुड़ा है क्या, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है, इस कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में विभाजन हो रहा है किसका, क्या नाम से, कोशिका द्रव्य का, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य का यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो नाम दिया ये किसने दिया, व्हाइटमैन ने क्या दिया, ये नाम दिया, ठीक है। चलो इसकी चर्चा आगे करेंगे अपन, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पर ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं हम कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है। अब आप देखो जरा, ये जो पूरी कोशिका का चक्र है, इस पूरे कोशिका चक्र में हमें एक बात समझना है कि कोई भी कोशिका अगर डिवाइड होगी, कोई भी कोशिका अगर डिवाइड होगी, फर्ज कर लो कि वो मानव की कोशिका है, तो हमारी कोशिकाओं में कितने सूत्र होंगे, हमारी कोशिकाओं में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, यानी हमारी कोशिका की जो बायोलॉजिकल जो क्या नाम से उसका जो संरचना होगी, वो बायोलॉजिकल संरचना जो होगी उसके हिसाब से उसके अंदर जो कोशिका के अंग हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आगे आगे जाएंगे, उसके लिए अंगों का निर्माण करना होगा। मतलब ये कि अगर कोई कोशिका डिवाइड होना चाहती है तो उस कोशिका को डिवाइड होने से पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब जाके कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये जो इंटरफेज है ना, इस इंटरफेज अवस्था में कोशिका क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है, खुद को तैयार करती है, क्या करने के लिए, विभाजन करने के लिए। इसी को शांत अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका शांत अवस्था में पड़ी रहती है और अपने आप को क्या करती है, तैयार करती है। जैसे अगर कोई कोशिका अगर अगली कोशिका में विभाजित होना चाहे तो ये तो एक लॉजिकली बात है, समझा जा सकता है कि वो खुद को क्या करेगी, पहले तैयार करेगी, तभी तो ना वो क्या कर पाएगी, डिवीजन कर पाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक जो इंटरफेज की अवस्था है, इंटरफेज की अवस्था में क्या होता है, कोशिका खुद को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। तो देखो तैयार कैसे करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, G1 फेज की, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, G1 फेज की, तो देखो जरा G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में एक तो RNA का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी बात G1 में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और इसका आरएनए का निर्माण होता है। तो प्रोटीन इसमें बनती है और इसमें क्या बनता है, आरएनए बनता है, किसमें, G1 फेज में। अगली बात, यहाँ पर कोशिका खुद का क्या करती है, विकास करती है, कोशिका खुद की क्या करती है, वृद्धि करती है, कोशिका खुद की क्या करती है, वृद्धि करती है, कोशिका खुद का क्या कर रही है, विकास कर रही है, आरएनए का निर्माण कर रही है। यहीं पर कोशिका क्या करती है, उपापचय की क्रिया को संपादित करती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर क्या करती है, वो तैयार करती है। अब जैसे ये आती है किसमें, एस फेज में, जैसे ये आती है किसमें, एस फेज में, तो आप देखो एस फेज में क्या होता है, यहाँ पर आरएनए है, यहाँ पर आरएनए है। अब देखो जरा यहाँ पर जो आरएनए है, इसी आरएनए के माध्यम से क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है।
डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का दूसरा यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है, ठीक है। यहाँ पर रेप्लिकेशन की घटना होती है। रेप्लिकेशन क्या होता है, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन की क्रिया होती है काय के अंदर, एस फेज के अंदर। और यहीं पर देखो क्या होता है, यहीं पर जो तारक काय है, तारक काय मतलब सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल का भी क्या होता है, द्विगुणन होता है। सेंट्रियोल का भी क्या होता है, यहाँ पर द्विगुणन होता है। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन का क्या मतलब है, द्विगुणन का मतलब है कि अगर कहीं पर डीएनए की संख्या 4 है तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर 8 है तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और 16 है तो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर क्या होता है, द्विगुणन होना शुरू होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि केवल डीएनए का द्विगुणन होता है, क्रोमोसोम्स का द्विगुणन यहाँ पर नहीं होता, गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं होता। यहाँ पर डीएनए का द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, तारक काय का मतलब सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। क्या नाम है, तारक काय। स्पिंडल फाइबर का क्या काम है वो हम पढ़ेंगे इसमें, माइटोटिक फेज में। तो यहाँ पर द्विगुणन हो जाता है किसका, तारक काय का। तारक काय का यहाँ पर क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक चीज और होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो कोशिका के अंग हैं, कोशिका के क्या जो अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी है ना। तो कोशिका के जो अंग हैं, कोशिका के अंग, उन कोशिका के अंगों का क्या होता है, उन अंगों का द्विगुणन होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, तो जीवन फेज में हो जाता है। फिर जब बात आती है किसकी, G2 फेज की, तो यहाँ पर कोशिका अपना पुनः क्या करती है, विकास करती है। पुनः क्या करती है, विकास करती है, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। और यहीं पर क्या होता है, गुणसूत्रों का फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्या नाम से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे पहुंचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया स्व विभाजित हो जाती है। खुद का माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या कर लेती है, यहाँ पर विभाजन कर लेती है। और फिर क्या हो जाती है, खुद को एक तरीके से तैयार कर लेती है, क्या करने के लिए, विभाजित होने के लिए। और फिर आ जाती है ये किसमें, विभाजन में, विभाजन की अवस्था में। मतलब ये कि आप ये समझ लें कि जो इंटरफेज है, ये पूरा इंटरफेज केवल और केवल कोशिका खुद को तैयार करने के लिए, दो पुत्रियों को जन्म देने के लिए खुद को तैयार कर रही है। खुद को क्या कर रही है, तैयार कर रही है। तो उसके लिए जरूरी होगा कि उसके जो कोशिका के अंग हैं वो अंग डबल हो जाएं। उसके लिए जरूरी होगा कि उसके गुणसूत्र डबल हो जाएं। उसके लिए जरूरी होगा कि उसका डीएनए डबल हो जाए। उसका उद्देश्य होगा कि कोशिका के जो अन्य सभी अंग हैं वो सारे के सारे अंगों का क्या हो जाए, यहाँ पर डबल हो जाए, संख्या बढ़ जाए। तभी तो ना वो क्या होगी, अगली कोशिका को क्या कर पाएगी, बराबर मात्रा में दे पाएगी। तो ये पूरी अवस्था क्या कहलाती है, कोशिका की एक तैयारी अवस्था है। किसकी, कोशिका विभाजन की। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इंटरफेस किन दो अवस्थाओं के बीच की क्या नाम से अवस्था है, तो इसको ये क्या है, माइटोटिक, दो माइटोटिक के बीच की अवस्था है क्या, इंटरफेस। मतलब ये कि पहले विभाजन होगी तो आराम कर रही होगी और फिर विभाजन के बाद फिर से क्या करेगी, आराम करेगी। तो इंटरफेस जो अवस्था है, दो माइटोटिक फेज के बीच की क्या है, अवस्था है, विभाजन अवस्था के बीच की क्या है, अवस्था है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर देखो एक दो नाम याद रखना है क्या, कि जो कैरियोकाइनेसिस नाम है ये किसने दिया, स्नाइडर ने। ये किसने दिया, स्नाइडर ने। और ये जो साइटोकाइनेसिस नाम है ये किसने दिया, वाइटमैन ने। ठीक, तो ये याद रखना है कि वाइटमैन ने ये नाम दिया और स्नाइडर ने कैरियोकाइनेसिस नाम दिया। तो ये है आपका क्या आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा क्या, कोशिका चक्र। अब हम अगला जो देखेंगे वो हम देखेंगे कोशिका विभाजन अगली क्लास में, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। बाकी जिनके पास नोट्स हैं उससे पढ़ते रहें, और जिनके पास नहीं है तो वो अपनी पुस्तकों में देख ले। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कोशिश करूंगा आपको